नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत मोहन राकेश के नाटकों पर चर्चा करेंगे। आधुनिक काल के नाटककारों में मोहन राकेश का विशेष योगदान माना जाता है। सन 1958 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित हिंदी नाटक प्रदर्शन प्रतियोगिता में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला और इसने हिंदी नाटक को पुनः एक नई दिशा प्रदान की। मोहन राकेश के प्रकाशित नाटक 3 हैं: आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और तीसरा आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन तथा लहरों के राजहंस जहां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, वहां आधे अधूरे मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगतियों को तीखे रूप में प्रकट करने वाले हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन सन 1958 में हुआ था। यह नाटक महाकवि कालिदास के जीवन से संबद्ध है, किंतु इसमें लेखक ने ऐतिहासिक कथानक का चुनाव महज इतिहास संबद्ध तथ्यों को अभिव्यक्ति देने के लिए न कर नाटकीय स्थिति को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट करने के लिए किया है। और इस दृष्टि से यह नाटक हिंदी में रचित ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा से भिन्न है। ऐतिहासिक स्थितियों में नाटकीय स्थितियों की अवधारणा इस रूप में मोहन राकेश ने सबसे पहले की, क्योंकि इस नाटक में ना तो अतीत का गौरवशाली वर्णन है और ना ही अतीत के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं का समाधान। मोहन राकेश ने एक नाटक में इतिहास प्रसिद्ध कालिदास को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में न लेकर एक प्रतीक के रूप में लिया है। यही कारण है कि इस नाटक की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को लेकर बाद में कई विवाद भी उठे और उनके लिए उन्होंने लहरों के राजहंस नाटक की भूमिका में अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया। आषाढ़ का एक दिन में उन्होंने कालिदास के काव्य सृजन के प्रेरणा स्रोत को उद्घाटित किया है। एक सृजनशील प्रतिभा को किन किन अंतर्द्वंद्वों से गुजरना पड़ता है, यह कालिदास के माध्यम से प्रकट हो जाता है। यद्यपि यह तथ्य इतिहास से प्रमाणित नहीं होता, फिर भी एक सृजनशील प्रतिभा के संदर्भ में इन तथ्यों को नकारा भी नहीं जा सकता। इस नाटक में कालिदास के समग्र जीवन को प्रस्तुत न कर उन्होंने उनके जीवन के कुछ अंतरंग प्रसंगों को लिया है। कालिदास अपनी प्रेयसी मल्लिका से प्रेम करता है। मल्लिका कालिदास को एक महान व्यक्ति बनाना चाहती है और अंत में मल्लिका की प्रेरणा से ही वह काव्य क्षेत्र में महानता को भी पा लेते हैं। लेकिन मल्लिका कालिदास को नहीं मिल पाती। वह उज्जैन से चला जाता है और मल्लिका ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती है जो गुण, स्वभाव और प्रतिभा में कालिदास से सर्वथा भिन्न है। कुछ वर्षों के पश्चात कालिदास लौटते हैं तो ज्ञात होता है कि उसके होते हुए भी मल्लिका उसकी नहीं है और उसने विलोम से विवाह कर लिया है। कालिदास सहानुभूति दे पाता है तो मल्लिका अपना सर्वस्व लुटाकर इस त्रासदी की नायिका बनी रहती है। मोहन राकेश ने इन प्रसंगों को नाटकीय गंभीरता के साथ काफ़ी प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। कालिदास का अंतर्द्वंद्व, मल्लिका का प्रेरणादायी परिवेश और अनन्यता सचमुच ही इस नाटक को मार्मिक और प्रभावपूर्ण बना देती है। भावाभिव्यक्ति की गहराई और एकता, काव्यात्मक और लयपूर्ण संवाद तथा स्थितियों का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण इस नाटक को यथार्थवादी नाटक बना देते हैं। दूसरे नाटक लहरों के राजहंस भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया आधुनिक बोध वाला समर्थ नाटक है। इसमें ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से आज के व्यक्तित्व की छटपटाहट, पीड़ा, अलगाव और मुक्ति की कामना को प्रस्तुत किया गया है। जीवन संघर्षों में प्रताड़ित होकर हर व्यक्ति मुक्ति का रास्ता तलाशता है, लेकिन वही मुक्ति का पथ श्रेयस्कर है जो स्वयं के अनुभव और व्यवहार से खोजा गया हो। लहरों के राजहंस का कथानक महाकवि अश्वघोष की प्रसिद्ध काव्य कृति सौंदर्यानंद
पर आधारित है। सांसारिक सुखों में ग्रस्त कपिलवस्तु का राजकुमार नंद बौद्ध भिक्षु बनकर भी बौद्ध नहीं बना रहता। उसे ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसे जबरन बौद्ध दीक्षा दी गई है। यही कारण है कि रूप गर्विता सुंदरी की बाहों में फंसा नंद स्पष्ट घोषणा करता है, नहीं, यह विश्वास मेरा नहीं, मैं तुम्हारा या किसी का विश्वास ओढ़कर नहीं जीना चाहता। वह समझ नहीं पाता कि किस प्रकार जीवन में आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। नंद का यह अंतर्द्वंद्व ही आधुनिक व्यक्ति की पीड़ा है, जहाँ वह स्वयं अपनी स्थितियों से घिरा हुआ मुक्ति का मार्ग खोजता है। जीवन को किस प्रकार जिया जा सकता है? सांसारिक सुख का आकर्षण और विकर्षण मनुष्य को एक ऐसे बिंदु पर ला देता है जहाँ वह दिशाहीन होकर स्वयं में आत्म केंद्रित हो जाता है। एक पीड़ा लेकर सुंदरी को समझाता हुआ नंद यही कहता है, तुम समझती हो, तुम ही वह केंद्र हो जिसके व्रत में मैं एक नक्षत्र की तरह घूमता हूँ, परंतु मैं अपने को एक ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूँ जिसका कहीं व्रत नहीं है, जिसकी कोई धुरी नहीं है। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं। नंद का यह कथन आज के जीवन का कटु यथार्थ है। मोहन राकेश के तीसरे नाटक आधे अधूरे में आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस दोनों नाटकों से यह भिन्न है। यह नाटक वस्तुतः नाटक के क्षेत्र में भाव, भाषा और शिल्प तथा समकालीन जिंदगी के मुहावरे के कारण नया नाटकीय अनुभव है। यद्यपि यह नाटक मध्यवर्गीय परिवार के एक सामान्य कथानक को लेकर चलता है और सृजनात्मक स्तर पर इसमें बहुत कुछ बड़ी नई संभावना दिखाई नहीं देती, तथापि नाटकीय कार्य व्यापार और प्रभावान्विति से मोहन राकेश ने इस सामान्य सी कथा को गहरी संवेदनशीलता दी है। महेंद्र नाथ और उनकी पत्नी सावित्री के बीच विवाह से पूर्व अत्यधिक लगाव था, किंतु विवाह के पश्चात महेंद्र नाथ बेरोजगार हो जाता है तथा घर का सारा खर्च पत्नी चलाती है। इससे उसमें जहाँ एक और अधिकार और इज्जत की भावना बढ़ जाती है, वहाँ दूसरी ओर महेंद्र नाथ आत्महीनता का शिकार होकर घुटन भरी जिंदगी जीने लगता है। दोनों एक दूसरे को ना चाहते हुए भी साथ रहने को विवश हैं। महेंद्र नाथ को अपनी पत्नी के पुरुष मित्रों से नफरत है, तो पत्नी सावित्री को महेंद्र नाथ आधा अधूरा लगता है। वह एक पूरा आदमी चाहती है जिसके साथ जिंदगी बिता सके, इसलिए वह सिंघानिया, शिवजीत, जगमोहन, मनोज आदि के संपर्क में रहती है। महेंद्र नाथ दब्बू, कायर और मित्रों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति है। सावित्री उससे अलग रहना चाहती है। महेंद्र नाथ को लगता है कि वह उसका अपमान करती रहती है, अतः वह घर से भागता है, किंतु पुनः लौट आता है। इस प्रकार आधे अधूरे नाटक में एक मध्यवर्गीय परिवार की कश्मकश, आपसी तनाव, एक दूसरे के प्रति अजनबीपन, संबंधहीनता आदि का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि नाटककार मोहन राकेश ने अपने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटकों के माध्यम से हिंदी नाटक को ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में एक नई दिशा प्रदान की। डॉक्टर सुंदरलाल कथुरिया के शब्दों में, आधुनिक संवेदना से युक्त मोहन राकेश के नाटक समसामयिक जीवन के सही दस्तावेज हैं और इनमें राकेश ने आदमी की टूटन और उसके बिखराव के स्वर बुलंदी से दिए हैं। धन्यवाद।